वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। हम अपने प्रीवियस टॉपिक क्लास 9 के जो हमने बात की थी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और उनके कन्वर्जन के बारे में और टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में, उससे आगे अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो जाए और क्लियर हो जाए, जिसमें आपके दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं। एक तो आपका लेटेंट हीट से रिलेटेड है और एक आपका इवेपोरेशन से रिलेटेड है। एग्जाम में उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाए। एक चीज़ का और खास करके ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा करने वाले हैं, तो आप कॉपी पेन लेके तैयार रहें और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊं वो आप नोट करते रहें साथ साथ में, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि इसमें आपको अपने आप से लैंग्वेज बनाकर लिखना ज़्यादा आना ज़रूरी है। तो मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको ज़्यादा बताऊंगा, बस आपको हेडिंग लिख के दिखाऊंगा मैं, फिर मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें मोस्टली, तो आप साथ में नोट करते रहिएगा। चलिए हम अब बात करते हैं, अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। पहले लेते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा। इसके लिए पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, और इसका मतलब है हीट मीन्स ऊष्मा। हिंदी में मतलब समझाता हूँ मैं आपको, मतलब सही से क्लियर हो जाएगा। और लेटेंट को यहाँ पे हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब ये हुआ कि वो हीट की अमाउंट जो गुप्त रहती है, गुप्त होता है मीन्स सीक्रेट और हिडन, या इसे आप देखो, ये तो साइंटिफिक टर्म है लेटेंट हीट, इसको अपने टर्म में आप कहना चाहो तो इसे कह सकते हैं हिडन हीट, जो छुपी हुई रहती है, जो सीक्रेट रहती है, जो दिखाई नहीं देती। अब दिखाई कैसे नहीं देती है उसके लिए हम बात करेंगे, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लेटेंट हीट को अगर आपको डिफाइन करने को बोलता है तो आप कहेंगे वो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the physical state without raising temperature। बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए हम किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे, तो जितनी हीट हमें उसकी फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए देनी होगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो यहां पर देखो, मैं अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपके पास सॉलिड है और उस सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो बदल जाएगा लिक्विड में, ठीक है। अगर आपके पास कोई लिक्विड है और आप उसे गर्म करें तो लिक्विड किस चीज में बदलता है, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं कि लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको क्लियर करता हूं ये बात। अब मान लीजिए आपके पास आइस है एक बीकर में, ये आइस के क्यूब्स हैं। आइस के क्यूब्स को आपने जो है सपोज करें इसको हीट किया, और हीट करने पर आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें एक हम थर्मामीटर लगा लेते हैं जो हमें इसका टेम्परेचर बताता रहेगा। ये स्टैंड से मान लेते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया। पानी गर्म करने के लिए जब आप रख दोगे तो इसमें आपको टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मींस इसमें रीडिंग थर्मामीटर में नहीं बढ़ेगी, और जबकि आप लगातार कॉन्टिन्यूअसली इस चीज को गर्म भी कर रहे हैं। तो फिर जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप हीट देंगे तो थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ेगी। लेकिन फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो ये हीट जा कहां रही है। तो ये हीट एक्चुअली जो हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं हीट इज यूज्ड टू
ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स से ये बना हुआ है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम आएगी। नोट फॉर रेजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आएगी। तो इस तरह से यहां पे आप चाहे इसे लेटेंट लिख लीजिए। जब भी कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर मान लीजिए आप आइस को गर्म कर रहे हैं तो उसको गर्म करने पर जब तक सारा बर्फ नहीं पिघल जाता तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो क्यों नहीं बढ़ता? या आप इसको गर्म कर रहे हैं तो फिर हीट जा कहाँ रही है? तो उसका जवाब आपका ये होगा, इसे नोट कर ले कि लेटेंट हीट जो है वो इसमें जब आप देंगे तो वो लेटेंट हीट जो है इन मॉलिक्यूल्स के, आइस के जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड तोड़ने में काम आएगी, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। तो आप खुद सोच के देखो, जब हीट इसके बॉन्ड तोड़ने में काम आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही है, लेकिन इसके बॉन्ड टूटते हुए तो आपको बर्फ के दिखेंगे नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि जब आपने सॉलिड मतलब ये लिया आपने आइस, बर्फ को पिघलाना शुरू किया और वो पानी में बदलने लगेगा, जब तक के सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाता तब तक इस थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये थर्मामीटर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग ही दिखाता रहेगा। और जैसे ही सारी बर्फ पिघल जाएगी और वो लिक्विड में बदल जाएगा, मींस वाटर बन जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि अब जो हीट जाएगी पानी में बदलने के बाद वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम आएगी। जैसे ही सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा, अब उसके आगे जो हीट जाएगी वो सारी हीट जो है इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम आएगी। ठीक है, तो किसी सॉलिड को बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, लिक्विड में बदलने के बाद टेम्परेचर बढ़ाए वो हीट नहीं, बल्कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए। और कैसे? उनके बॉन्ड तोड़कर, क्योंकि वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बॉन्ड तोड़कर जो फिजिकल स्टेट चेंज करने में हीट इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमारे पास जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड से हम अगर मान लीजिए हमारे पास वाटर है, वाटर को हम गर्म कर दें तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। अच्छा चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझाता हूं मैं आपको। आपने मान लीजिए टेम्परेचर दिया, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा जब तक कि सारा बर्फ पानी में नहीं बदल गया। ठीक है, जब सारा बर्फ लिक्विड में बदल गया, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2, 10, 20, 30, 50, 90 और उसके बाद 100। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब वो वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद क्या होगा? उसका स्टीम में बदलना शुरू हो जाएगा और जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद सोचिए, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा दिया और उसके बाद भी हीट दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? जब आप हीट देंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो हम नीचे से हीट देते रहेंगे लगातार, फिर वो हीट जाएगी कहां? दैट इज एक्चुअली वो हीट जो है आपके बॉन्ड तोड़ने में काम आएगी, ताकि फिजिकल स्टेट लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। और आप कितनी भी हीट दे लीजिए, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, उतना पानी से भाप बनेगी, जबकि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट को हम क्या कहेंगे? उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, उसे तो कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर आप ये कहें कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करना है आपको, तो आप कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट चाहिए बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। और इसमें यहां पे लेटेंट हीट ऑफ आइस भी कहा जा सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर भी कहा जा सकता है। इस तरह से ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेशंस बनती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसके बारे में मैं जरा बात करता हूं। आपसे यहां पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपके हाथ पर वाटर at 0 degree centigrade and ice at 0 degree centigrade, आपके एक हाथ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा पानी रखा जाए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो बर्फ जमती है वो बर्फ रख दिया जाए, तो which will feel मोर कोल्ड, ज्यादा ठंडा कौन महसूस होगा आपको। देखो दोबारा से सुन ले एक बार क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए। आपके एक हाथ पर मैं अगर आइस रख देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक हाथ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मैं पानी रख देता हूं, तो आपको दोनों में से कौन सा ठंडा लगेगा? आपका जवाब होगा आइस। उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि आइस देखिए सॉलिड है, उसमें बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वे बॉन्ड तोड़ने के लिए ये आइस हमारी बॉडी से हीट लेगा, और जब इसके बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? लिक्विड में, वाटर में। जबकि दूसरे हाथ पर जो हमारे पानी है दैट इज ऑलरेडी लिक्विड, ठीक है, वो ऑलरेडी लिक्विड है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इमेजिन करके देखो, ध्यान से सुनिए बात, कि आपके एक हाथ में बर्फ है और एक हाथ में पानी है। आपके लेफ्ट, मेरे जैसे अभी मैंने लिया हुआ लेफ्ट वाले हैंड में बर्फ ने हीट ले ली, और इसमें जो पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने हीट नहीं ली, तो 37 से कम टेम्परेचर कौन से हाथ में होगा? इस वाले हाथ में, क्योंकि इस हाथ में से लेटेंट हीट बर्फ को पानी में बदलने में कन्वर्ट हो गई। लेटेंट हीट जिसे हम कहेंगे, लेफ्ट हैंड में बर्फ को पिघलाने में हमारा टेम्परेचर यूज हुआ, तो वो आपका यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम चला जाएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो आपको ठंडा ज्यादा महसूस होगा, जबकि इस हाथ में आपके पास ऑलरेडी पानी है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही महसूस होगा, और इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम महसूस होगा। तो इसका आंसर हुआ कि आपको जिस हाथ में बर्फ रखा गया है वो ज्यादा ठंडा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके हाथ पर, आपकी स्किन पर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों चीजें दे दी जाए, विच विल कॉज सेवियर बर्न, आपको ज्यादा जलन किससे होगी? मान लीजिए एक हाथ पे आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ पानी डाला जाए, और एक हाथ पर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो भाप बनती है वो भाप डाली जाए, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो आपको ये बताना है दोनों में से कौन गर्म लगेगा, आपको ये बताना है। तो इसमें हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो हमारे पास जो बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, जबकि जो हमारे पास आइस है वो कब बनी होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी होगी, और उसमें साथ में प्लस में क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी तो ऐड होगी।
चाहे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो, तो आप अंदाजा लगाइए आपके हाथ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ये स्टीम है, आपके हाथ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ पानी डाला गया और एक स्किन पर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ही स्टीम डाली जाएगी, तो कौन आपको ज्यादा जलन महसूस करवाएगा? दिस इज ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस समथिंग, प्लस कुछ और भी 102 डिग्री सेंटीग्रेड 110 या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोनों में से टेम्परेचर कौन ज्यादा महसूस होगा आपको? ये वाला, स्टीम वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टीम। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ट्राई टू कन्वर्ट इन योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर अपनी लैंग्वेज में देना होता है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ हमारी स्किन से लेटेंट हीट लेगा पानी में बदलने के लिए, जबकि वाटर ऑलरेडी लिक्विड है, तो इसलिए बर्फ ज्यादा ठंडा महसूस होगा क्योंकि वो 0 से कम में चला जाएगा टेम्परेचर, है ना, हमारी स्किन का। अब यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइलिंग जो है वो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, तो इसलिए स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसलिए उससे हमें ज्यादा जलन महसूस होगी। तो एक तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो दोबारा से कॉन्सेप्ट को देखिएगा, इसको नोट करें और इसको रीड कर लेंगे अपनी बुक से या और दूसरी जगह से आप रीड करेंगे, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो बुक की लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है इसके बारे में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है कि आप किसी लिक्विड को कन्वर्ट कर दें गैस में, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस समझिए, एक प्रोसेस होती है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन भी किसी लिक्विड को कन्वर्ट करना होता है गैस में। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इवेपोरेशन लिक्विड को गैस में बदलना, वेपोराइजेशन भी आपका लिक्विड को गैस में बदलना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एट बॉइलिंग पॉइंट, जब आप किसी चीज को गर्म करके, उबाल करके, टेम्परेचर दे के लिक्विड को गैस में बदलते हैं, तो इसे कहते हैं वेपोराइजेशन। जैसे मान लो पानी की अगर मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके उस लिक्विड को आप स्टीम में बदल देंगे, तो ये तो होगा वेपोराइजेशन। लेकिन अगर मैं ये कहूं इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर भी पानी की भाप बन सकती है। आप इमेजिन करो कि आप पानी को कहीं पे बखेर दें, गिरा दें, स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, आप कुछ भी समझ लीजिए, आपने पानी ऐसे उड़ेल दिया और उस पानी को कुछ देर तक ऐसे रहने दीजिए। या बारिश में जो पानी भर जाता है कुछ समय बाद वो अपने आप इवेपोरेट होकर उड़ जाता है ना, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इसे इवेपोरेशन क्यों कहा? क्योंकि वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो है नहीं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबल के भाप बनता तो आप कहते हैं वेपोराइजेशन, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही भाप बन रहा है तो इसे कहेंगे हम इवेपोरेशन। और इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस भी हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। अब अगर मैं एक बात कहूं आपको, कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इनको अफेक्ट करती हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको फैक्टर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फैक्टर आपको जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वो समझने में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर लेते हैं हम टेम्परेचर।
टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप कपड़े लें, जो कपड़े धुले हुए हैं, पानी में गीले कपड़े हैं, उन कपड़े को आप क्या करें, एक तो छाया में भिगो लें, छाया में सुखा दें, ठीक है, और एक आप उसे धूप में सुखाएं। तो धूप में ज्यादा टेम्परेचर होगा और छाया में कम टेम्परेचर होगा। या कमरे में सुखा लीजिए दूसरा, तो वहां पे कम टेम्परेचर होगा, धूप में ज्यादा होगा। तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? डेली लाइफ से रिलेट करके बताएं। ऑब्वियसली धूप में जो सुखाया है हमने वो कपड़ा ज्यादा जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो जो कपड़े में पानी इकट्ठा हुआ है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जल्दी इवेपोरेट होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। दूसरी चीज हम लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास चाय है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं आपको चाय दे दूं एक कप में और चाय दे दूं आपको एक बड़े बर्तन में। एक्चुअली एग्जाम में आपसे आपको चाय दी जाए प्याले में और कप में या सॉसर में चाय दी जाए, तो आप कौन से में से जल्दी चाय को पी पाएंगे? आप सोच के देखिए। अगर मैं मान लेता हूं कप जो है इतना चौड़ा रहेगा, उसका सरफेस एरिया जो चाय है उसमें इतनी रहेगी, और जो प्याला है सपोज करो वो इतना बड़ा रहेगा। तो इन दोनों में से किसमें से चाय जल्दी पी जाएगी? जिसमें ज्यादा ठंडी होगी। ज्यादा ठंडी किसमें होगी? जिसमें इवेपोरेट हो करके भाप जो है ज्यादा उड़ गई होगी। भाप ज्यादा उड़ जाएगी तो वो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी सॉसर में, कप प्याले में, और इसलिए आप प्याले में चाय जल्दी आसानी से पी सकते हैं और कप में मुश्किल से पी जाती है। या इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, आपके ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसको इवेपोरेट होने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर उसी ग्लास के पानी को आपने बखेर दिया, आपने स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, गिरा दिया, कुछ भी कह लीजिए, तो जब आप उस पानी को छिड़काव कर देंगे तो वो हो सकता है आधे घंटे में या 1 घंटे में ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास में जो पानी था उसका सरफेस एरिया कम था, जबकि आपने जब उसको स्प्रिंकल कर दिया तो उसके बाद सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए वो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। तीसरी चीज लेते हैं विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी मतलब हवा जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इसके एग्जांपल को जो अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो आप कप में चाय पीते हैं तो आप क्या करते हैं? कप में चाय पीते समय आप उसमें फूंक मारते हैं, ठीक है। तो उसमें फूंक मारने की वजह से होता क्या है कि जो उसमें से धीरे धीरे भाप निकल रही है, वो भाप निकलने की मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो भाप बनने का रेट है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा आप तेज हवा फूंक मारेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन रहेगा उतना ज्यादा जल्दी चाय ठंडी होगी और उतना ज्यादा आसानी से पिया जा सकता है उसको। इसी तरह से कपड़े वाला एग्जांपल ले लीजिए। आप धोए हुए कपड़ों को एक बिना हवा की जगह पे सुखाएं और एक जहां तेज हवा हो वहां सुखाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां पे जल्दी सूखने वाले हैं कपड़े। जहां पर हवा ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जहां विंड वेलोसिटी, हवा की स्पीड ज्यादा होगी, वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और इसलिए पानी भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा। चौथा फैक्टर लेते हैं, और एक ऐसा इकलौता फैक्टर है ये जिसके बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। यहां ले लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब है
तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी होता है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वो ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब बारिश के दिनों में बाहर मॉइस्चर ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, तो आप इमेजिन करके देखें। चलो इसको पहले एक एग्जांपल मैं कपड़े वाला ही लेता हूं, तो आपको कुछ भी एग्जांपल ना मिले तो आप कपड़े सुखाने वाला एग्जांपल चारों केसेस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसलिए कपड़े वाला एग्जांपल पहले बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए आप बारिश के दिनों में कपड़े सुखाते हैं और आप गर्मियों के दिनों में कपड़े सुखाते हैं, जब ह्यूमिडिटी लेवल कम रहता है तो इसमें आपके कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? बारिश में तो कपड़े सूखते ही नहीं कई दिन तक। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारी वाटर वेपर प्रेजेंट रहती हैं। जब वाटर वेपर प्रेजेंट रहेंगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा और वो जो कपड़ा है उसमें से पानी निकल के जाएगा कहाँ? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में तो वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो इसलिए वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से घट जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो इसकी मैं बात कर रहा था कि बरसात के दिनों में, जब गर्मी के बाद का बरसात का जो सीजन आता है, उसमें आपने महसूस किया होगा कि पसीना बहुत आता है। एक्चुअली टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पसीना नहीं आता है। पसीना ज्यादा आने की वजह क्या होती है कि जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने की वजह से जो स्वेटिंग हमें होती है, जो पसीना हमें आता है, वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। दोबारा सुनिए इस बात को कि जब पसीना आता है, अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वो स्वेटिंग इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी और इवेपोरेट होकर के जब एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी पर हमें महसूस ज्यादा होगा, इसलिए हमें पसीना ज्यादा महसूस होता है। जबकि गर्मियों के दिनों में पसीना आएगा तो ज्यादा, लेकिन उतना ज्यादा महसूस नहीं होगा जितना बरसात के दिनों में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होगी, पसीना बाहर आएगा, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उस पसीने का हमारी स्किन से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। उसको पसीने को हीट जो है कुछ तो हमारी बॉडी से मिलेगी और कुछ एटमॉस्फेयर से मिलेगी, तो हमारी बॉडी में से वो पसीना भाप बन के जो उड़ेगा वो हमारी बॉडी में से हीट लेगा। हीट लेने की वजह से हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है और इसलिए पसीने के बाद, जब पसीना आ जाता है उसके बाद हमारी स्किन ठंडी हो जाती है। उसकी वजह यही है क्योंकि वो स्वेटिंग जो है, वो पसीना जो है हमारी बॉडी से लेटेंट हीट लेकर के चला जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपके कुछ क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं यही ले लेता हूं, स्वेटिंग कोज कूलिंग। स्वेटिंग की वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों है? देखिए, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारी स्किन में से स्वेट ग्लैंड, जो हमारे ब्लड में वाटर है, उस पानी को इवेपोरेट करके स्वेट ग्लैंड के रूप से बाहर निकाल देती है, स्वेट ग्लैंड की हेल्प से पसीने के रूप में। अब वो पसीना जब हमारी स्किन पर आ गया है तो वो हमारी बॉडी से लेटेंट हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब आप सोच के देखिए कि आपकी बॉडी से लेटेंट हीट ली जा रही है भाप बनने के लिए, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा और इसलिए हमें ठंडक महसूस होगी। तो इसका आंसर आप अपने आप बना करके लिखेंगे। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि जो स्वेटिंग होगी, जो पसीना होगा, वो हमारी स्किन से लेटेंट हीट लेके भाप बन के उड़ जाएगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अवर बॉडी टेम्परेचर विल लो डाउन ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द स्वेटिंग, दैट्स व्हाई वी विल फील कूल, इसलिए हमें ठंडा महसूस होगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि वाटर इन earthen pot get cooled,
जो हम मटके में पानी रखते हैं उसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। उसकी वजह, क्योंकि मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से मान लो आप पानी भर के रखो उसमें मटके में, तो वो कुछ टाइम बाद बाहर से गीला हो जाता है। चाहे आप बाहर पानी डाले या ना डाले, तो वो पानी आया कहाँ से? एक्चुअली उसमें मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें को पानी इवेपोरेट होकर के आ जाता है। अब उसको अगर मान लीजिए ये मैं मटके की अंदर की सरफेस बनाऊं और इसमें छोटे छोटे से पोर्स बना देंगे इस तरह से, ठीक है, तो जो इसमें वाटर है, यहाँ पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो इसकी दीवारों के कांटेक्ट में होंगे मटके के अंदर, वो वाटर मॉलिक्यूल इस वाले वाटर के H2O से हीट लेंगे, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो वो यहां से हीट लेंगे और हीट लेकर के इन पोर्स में को बाहर आ जाएंगे। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो मटके की अंदर की दीवारों के कांटेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनसाइड वाटर से लेटेंट हीट ले रहे हैं और उसके बाद इवेपोरेट होकर बाहर आ रहे हैं। तो इस वजह से इसका टेम्परेचर, अंदर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और कम होने के बाद जो है उसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टी इन कप कैन बी सिप इजीली देन सॉसर। सॉसर से ज्यादा आसानी से हम कप में, उल्टा लिख दिया, टी इन कप कैन बी सिप, ये एक्चुअली उल्टा हो गया, इसे ऐसे कर देते हैं सॉसर और यहां कर देते हैं कप। तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है, जो हम एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताता हूं कि अगर हम प्याले में चाय पिए और कप में चाय पिए, तो प्याले में चाय पीना आसान है। तो उसकी वजह क्या है? ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया प्याले में, सॉसर में ज्यादा होता है, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा, वो जो ऊपर ऊपर की चाय होती है, वो चाय अंदर की चाय में से लेटेंट हीट लेती है और लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट हो जाती है। तो आप सोच के देखिए कि जब चाय की हीट लेटेंट हीट के रूप में यूज हो रही है और वो चाय का टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा, कम होने से वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए उसको पीना आसान हो जाएगा। तो इसका रीजन आप क्या देंगे? लार्जर सरफेस एरिया इन द सॉसर increase the rate of evaporation, that's why the temperature of tea in saucer get down और वो पीना आसान हो जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक और, हाँ, आपसे जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, we wear white cotton cloth, white cotton cloth in summer, हम गर्मियों में व्हाइट कॉटन के कपड़े पहनते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। व्हाइट क्यों पहनते हैं? क्योंकि सनलाइट को जो है वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट कलर जो है, जितने भी सनलाइट सनरेज आ रही हैं उनको सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। गाढ़े रंग के कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें गर्मी ज्यादा महसूस होगी। और व्हाइट कपड़ों पे जो हीट गिरती है, सनरेज आती हैं, वो सारी के सारी वापस चली जाती हैं। तो इस वजह से क्या होगा? एक तो व्हाइट कलर की वजह से कपड़ों में गर्मी कम लगेगी, और दूसरा रीजन, कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। तो इमेजिन करें कि हमारी बॉडी में से पसीना निकल के आया, पसीना निकल के आने के बाद उसे कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया, कपड़े ने एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है उसका इवेपोरेशन और भी ज्यादा स्पीड से होगा, फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू, सपोज करें अगर मेरे इस हाथ पर यहाँ पर पसीना आ रहा है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा इवेपोरेट होने में। और अगर मैंने कोई कॉटन की शर्ट पहनी हुई है तो उसमें वो कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, स्वेट को, और उस पहली कंडीशन के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी वो इवेपोरेट होकर के जाएगा। तो जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा उतनी जल्दी नया पसीना बनेगा, जितनी जल्दी नया पसीना बनेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा डाउन जाएगा और इसलिए हमें कंफर्ट फील होगा। तो गर्मी के दिनों में व्हाइट कॉटन क्लॉथ कपड़े पहनना इसलिए कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि व्हाइट कॉटन क्लॉथ कपड़े जो हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर एंड रिफ्लेक्ट ऑल द सनलाइट रेज एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इंक्रीजेस।
पसीने का इवेपोरेट होने का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है और हमें कंफर्ट फील होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। एक और हाँ आप ले लेते हैं, सी वाटर इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट। नमक बनाने में समुद्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ खेत होते हैं ना, तो जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं वहां पे ऐसे वो क्यारियां बना देते हैं, तो उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है समुद्र का वो ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद वहां पे बचता है नमक, और फिर उसकी वे खुदाई करते हैं। उसकी खुदाई करने के बाद उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, और उसका प्यूरिफिकेशन करने के बाद में तब उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वही नमक बनाने में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सी वाटर से नमक जो है वो किस तरह से बनता है, बाय द इवेपोरेशन। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों में गाँव में अक्सर क्या करते हैं, या शहरों में भी करते हैं, कि अपने घरों के बाहर जो है हम पानी छिड़क देते हैं। उसका क्या फायदा है, एक्चुअली शाम के टाइम जो हम पानी छिड़कते हैं उससे क्या होगा, जो हमने जमीन पर पानी डाला है वो पानी जमीन में से लेटेंट हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि जब उस जमीन में से लेटेंट हीट निकल के चली जाएगी तो शाम को उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाएगा। उस बाहर पानी छिड़कने से फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि रात के समय जब हम वहां पे रहेंगे उसमें वहां पे जमीन ठंडी हो चुकी होगी। या जैसे जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं बड़े शहरों में, वहां पे जैसे, या गाँव में भी आपने देखा होगा अक्सर कि जब छतों पर लोग सोते हैं गर्मियों के दिनों में, तो छत पे सोना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरे दिन में जो तपी है छत उसकी हीट रात को निकलती है। तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम ना वहां पर पानी छिड़क देते हैं शाम के समय में, तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है जो उस छत ने हीट एब्जॉर्ब की होगी पूरे दिन भर में, वो हीट एज ए लेटेंट हीट उस पानी को भाप बनाने में काम आ जाएगी। तो वो उसमें से हीट निकल करके चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, उस छत का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और रात को सोने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो आप चाहें तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से टॉपिक को समझे, जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनको आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चाहे आप नोट्स बना लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट का समझ में आना जरूरी है। जब आप नोट्स बना लेंगे उसके बाद आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और हमने पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैटर, उसकी फॉर्म और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बात की थी। दूसरे सेकंड चैप्टर में हमने फिजिकल स्टेट और उनको कन्वर्ट करने की और उनमें डिफरेंस की बात की, और आज हमने लेटेंट हीट और इवेपोरेशन से रिलेटेड बात की है टॉपिक पर। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कमेंट में लिख करके आप बताएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।